सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अगस्त के इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द थर्ड वीक दैट इज़ फ्रॉम 18th ऑफ अगस्त टू 24th ऑफ अगस्त। तो हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट 23% ऑफ द टोटल 56.04 करोड़ पीएम जनधन अकाउंट्स आर इनऑपरेटिव। यानी कि वो बोल रहा है जितने भी हमारे टोटल अकाउंट्स खुले थे दैट इज़ 56.04 करोड़ अकाउंट्स, उसमें से 23% जो अकाउंट्स है वो इनऑपरेटिव है। तो अगर हम इसका 23% निकालें तो कितना बनता है, दैट इज़ 13.04 करोड़ जो हैं अकाउंट्स क्या हैं, इनऑपरेटिव है। ठीक है, ओके। नाउ अब हम कैसे कहेंगे कि कोई अकाउंट इनऑपरेटिव है या फिर कोई अकाउंट डोरमेंट है। तो एक सेविंग अकाउंट जो है वो डोरमेंट तब कहलाता है उसमें अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। कोई भी ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, पैसे निकाले नहीं गए हैं, पैसे डाले नहीं गए हैं, ठीक है, इन एनी ऑफ द वेज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक डोरमेंट अकाउंट बोलेंगे। और पीरियड आपको याद रखना है फॉर द 2 years। ठीक है, अब ऐसा ये किसने बताया है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट फॉर द फाइनेंस दैट इज़ पंकज चौधरी। आपको पता होगा कि लोकसभा में कुछ क्वेश्चंस उठते हैं और उनके रिप्लाई देने होते हैं, जिसमें कि जो हमारे मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, ठीक है, उन्होंने ये हमें बताया है, राइट। देन उसके बाद वी हैव अ स्टेट वाइज लिस्ट कि सबसे ज़्यादा अकाउंट्स पीएम जनधन में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा डोरमेंट अकाउंट्स है या सबसे ज़्यादा इनऑपरेटिव अकाउंट्स है। तो सबसे पहले वी हैव यूपी, देन बिहार एंड देन एमपी। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी पर्टिकुलर न्यूज़। अब इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द स्कीम दैट इज़ जनधन योजना। देखिए, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो भी आपका करंट है उसको आप अपने स्टैटिक से जोड़ेंगे तो आपको बहुत इजी होगा और हेल्प भी होगा आपके एग्जाम्स में। तो वेरी फर्स्ट दैट वी टॉक अबाउट द जनधन योजना इज़ 28, इट वाज लॉन्च्ड इन जुलाई टू अगस्त। ठीक है, मंथ में हुआ था, मतलब आपको ईयर मेनली याद रखना, दैट इज़ 2014। देन इसका स्लोगन जो है वो है मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, ये इसका स्लोगन है। इसका एम क्या था, जब हमने इसको लॉन्च किया था तो इसका मेन एम था फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि हमें लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सर्विसेज से जो है जोड़ना है। ठीक है, और ऐसा भी बोला गया था कि वी वांट कि एक बैंक अकाउंट हो हर घर में। ठीक है, हर घर में एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। और ये स्कीम जो है हमारी किससे रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है। दैट्स वाई इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। देन इस स्कीम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आपको इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता है। अगर आप कोई भी सेविंग अकाउंट खोलते हैं, नॉर्मल अकाउंट खोलते हैं अपने बैंक्स में, तो आपको कुछ मिनिमम बैलेंस जो है मेंटेन करना पड़ता है। ऑल्दो अभी कुछ बैंक्स ने, जैसे पीएनबी बैंक, कैनरा बैंक, इन्होंने जो है अपने मिनिमम बैलेंस को स्क्रैप ऑफ कर दिया, यानी अब आपको वहाँ पे कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। स्टिल जो सबसे पहली चीज़ जो आई थी वो इसमें आई थी, दैट इज़ नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, इट इज़ अ वर्जन ऑफ BSBD अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बता दूंगी। अभी मैं थोड़ा मेन आपको चीज़ें बताना चाहती हूँ अबाउट द जनधन योजना। मोर ओवर यू गेट अ रुपे कार्ड इन दिस स्कीम। व्हाट इज़ रुपे कार्ड, जैसे आपने वीज़ा देखा होगा, मास्टर कार्ड देखा होगा, लोग जब डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं तो आपको मास्टर या वीज़ा का मिलता है। वी वांट आर डोमिनेंस, तो दैट्स वाई हमने अपना क्या बनाया, रुपे कार्ड बनाया। इट इज़ इंडिजीनियस, दैट इज़ इंडिया का है ये। ठीक है, NPCI ने बनाया था। वी आर ट्राइंग कि वो रुपे कार्ड जो है हम अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने कार्ड्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई वी गेट इनटू द रुपे कार्ड। ठीक है, देन फैसिलिटीज़ क्या हैं, वी गेट एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफ 1 लाख अर्लियर, ठीक है, विच इज़ इंक्रीज टू 2 लाख ऑन 2018 में ये बढ़ के हो गया था 2 लाख। ठीक है, देन ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो है 10,000 की, जो कि पहले हमको 5,000 की मिलती थी इन द जनधन योजना। इसको कुछ फेजेस में लॉन्च किया गया, जैसे फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड इट वाज लॉन्च्ड। फॉर द फर्स्ट फेज इट वाज फॉर 1 year, देन फ्रॉम 2015 to 18, एंड देन फेज 3 के बाद अब बोला गया कि ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए, यानी अनिश्चित काल के लिए जो है हमारी योजना चलेगी फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स। ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए थे अबाउट द पीएम जनधन योजना।
After that, our second important news is S&P Global has upgraded India's long-term unsolicited sovereign credit rating to BBB after 18 years. S&P Global एक USA की कंपनी है, ठीक है। और जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई थी, अगर आपने सुनी होगी न्यूज़, अगर आप थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि इंडिया एक डेड इकॉनमी है। उसी के रिस्पॉन्स में, या फिर आप कह सकते हैं उसके जस्ट बाद, S&P कंपनी, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के हैं, USA के हैं, एंड ये कंपनी भी कहाँ की, USA की है। तो इनके बोलने के जस्ट बाद ही S&P जो कंपनी है उन्होंने हमारी इंडिया की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड कर दिया फ्रॉम -BBB टू BBB नाउ, ठीक है। यानी कि माइनस की कैटेगरी से हम प्लस की कैटेगरी में आ गए हैं, और माइनस की कैटेगरी में हम कब से थे, फ्रॉम 2007-8 ऑनवर्ड्स, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब से वी आर इन द नेगेटिव कैटेगरी एंड नाउ वी आर इन द पॉजिटिव वन। सो नाउ पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा यही मतलब है कि अब लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। मोर ओवर हमारी जो शॉर्ट टर्म रेटिंग्स थी दैट इज have increased from A3 to A2। इसका मतलब क्या है, हमारी इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही है। मोरोवर उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि हमारी जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 उसके लिए उन्होंने बोला है कि हमारी जो GDP रहेगी वो रहेगी 6.5 एंड विच इज़ अ स्टेबल आउटलुक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने हमारी जो कैटेगरी है उसको अपग्रेड कर दिया है आफ्टर 18 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज केरला बिकम द फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट, ठीक है, कि डिजिटली लिटरेट हो गए हैं हम। डिजिटली लिटरेट समझते हैं, इसका मतलब है कि हम जो है बिल्स जो हैं वो उसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, डिजिटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी में ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब केरला पहली ऐसी स्टेट बन गई है जो कि फुली डिजिटली लिटरेट है। अब इसका क्या मतलब है, क्या इसका मतलब वहाँ के हर एक बंदे को जो है वो क्या कहते हैं यूज़ करना आता है सारी डिजिटल सर्विसेज? द आंसर इज़ नो। देखो इसका क्राइटेरिया है, उन्होंने कहा है एटलीस्ट 1 डिजिटली लिटरेट पर्सन। अगर एक भी आपके घर में डिजिटली लिटरेट पर्सन है तो हम कहेंगे कि येस दैट स्टेट हैज़ बिकम डिजिटली लिटरेट, ठीक है। ये किसने डिक्लेयर किया? हमारे जो CM हैं केरला के, दैट इज़ पिनरई विजयन, ठीक है, ओके। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच इज़ द फुली लिटरेट स्टेट। हम डिजिटली लिटरेट नहीं बोल रहे हैं, हम फुली लिटरेट स्टेट की बात कर रहे हैं। तो फुली लिटरेट स्टेट कौन सा हो जाएगा? दैट हैज़ बिकम आर मिजोरम, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेट था जो कि फुली लिटरेट हो गया है। देन सेकेंड नंबर पे वी हैव गोवा एंड थर्ड नंबर पे वी हैव त्रिपुरा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपसे लिटरेट स्टेट पूछते हैं तो मिजोरम, गोवा एंड देन त्रिपुरा, एंड डिजिटली लिटरेट पूछते हैं बच्चे तो इट इज़ अबाउट केरला, ठीक है। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए। अच्छा, ये चीज़ उन्होंने किसके अंडर की है? उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था विच इज़ नोन एज डिजी केरला प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसके अंडर उन्होंने क्या कहा है कि लोगों को वो क्या करेंगे, डिजिटली लिटरेट कर दिया है उन्होंने, नॉट करेंगे, कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज़ अबाउट GST रेट रैशनलाइजेशन। आपने सुना होगा न्यूज़ में, थोड़ा बहुत अगर आप फॉलो करते हैं तो GST जो हैं, GST के हमारे 5 स्लैब थे। कौन कौन से? ज़ीरो, वैसे ज़ीरो को ये लोग कंसिडर नहीं करते हैं बट कहने में आता है। तो 0, 5, देन वी हैव 12, 18 एंड देन 28। ये 5 स्लैब्स हैं हमारे पास GST के, ठीक है। जिसमें से कि वो बोल रहे हैं कि जो 12 वाला है एंड 28 वाला है इसको हम क्या कर देंगे, स्क्रैप ऑफ कर देंगे। स्क्रैप ऑफ मतलब बच्चे इसको हटा देंगे, मतलब कि ये वाली नहीं रहेंगे। नाउ वी हैव ओनली 2 स्लैब्स, 5% एंड 18%। मैंने बोला ना इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये डिसाइड कब हुआ है? एक मीटिंग हुई थी GST काउंसिल की, ठीक है, और मॉनसून सेशन चल रहा था, वहीं पे डिसाइड किया गया है दैट दे विल स्क्रैप ऑफ द टू ऑफ दीज स्लैब्स, ओके। अब क्या बचेगा?
तो देखिए जितनी भी एसेंशियल आइटम्स हैं वो सारी किस कैटेगरी में आ जाएगी, 5% में आ जाएंगी, और जितनी भी स्टैंडर्ड आइटम्स हैं वो सारी किस में आ जाएंगी, आपकी 18% में आ जाएगी। क्लियर। जैसे कि जो भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे आपका टीवी है, मोबाइल फोन्स, एंड दे आर चांसेस दैट दे आर गोइंग टू बी मच चीपर, ठीक है। तो अगर आप लोग खरीदने का सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, यू विल गेट द थिंग्स मोर चीपर, ठीक है। अच्छा, अब ये बात हुई कब, तो अगर आप लोगों ने स्पीच सुनी होगी मोदी जी की ऑन द 15th of August, तो उन्होंने बोला था दैट यू आर गोइंग टू गेट अ डबल धमाका ऑन दिस दिवाली। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को रेफर कर रहे थे जीएसटी रेट से कनेक्ट करके, तो उन्होंने बोला था। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल सकते हैं कि ये सब चीज़ें सितंबर में फाइनलाइज हो जाएंगी एंड अक्टूबर तक वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। दैट्स वाई उन्होंने ये बात हमें बोली है, ठीक है। अच्छा, उनका मेन एम क्या है, क्यों कर रहे होंगे ऐसा, तो आप देखिए कि अगर जीएसटी रिड्यूस कर देंगे तो लोगों के पास क्या होगा, मोर मनी होगा टू गेट इन्फ्यूज इनटू द सिस्टम, ठीक है। तो इससे हमारा सिंपली क्या होगा, मनी फ्लो जो है वो होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, आई हैव मेंशन्ड दैट ऑन द फॉर the sin goods we have 40%. what is sin goods? sin goods are simply those goods जिसकी कंजप्शन को गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, डिक्रीज करना चाहती है। sin यानी पाप है ना, एक तरीके का पाप है उन चीज़ों को यूज़ करना। जैसे कि क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप टोबैको कह लीजिए, अल्कोहल कह लीजिए, ये सारे क्या हैं, सिन गुड्स है। इनकी कंजप्शन को, इनकी प्रोडक्शन को हम क्या करना चाहते हैं, हम इनको कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट वांट कि उसके ऊपर हम क्या लगाएं, 40% जो है टैक्स लगाएं। मोर आप लिख सकते हो यहाँ पे सिन गुड्स में वी हैव पान मसाला, गुटखा, सिगरेट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, ये जितने भी चीज़ें हैं इन सब पर हम सोच रहे हैं, लग्जरी कार प्लस ऑनलाइन गेमिंग, इन सब पर वो क्या कर देंगे, 40% का टैक्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ दिस इज़ अबाउट द न्यूज़। अब मैं आपको जीएसटी के कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं। First is, what is GST? Goods and Services Tax. It was introduced in India on 1st of July 2017, ठीक है, जिसको हम GST डे से भी मनाते हैं। इसके लिए हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था, ठीक है, संविधान में संशोधन किया था, यानी कुछ चेंजेस करे थे जिसके बाद हम इसको ला पाए। इसका मेन एम है दैट इज़ टू ब्रिंग वन नेशन, वन टैक्स एंड वन मार्केट, ठीक है। अर्लियर क्या था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उन सबको सब्स्यूम करके, सब्स्यूम मतलब एक जगह इकट्ठा करके वी हैव मेड वन टैक्स, ठीक है। और ये किस कैटेगरी का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, विच इज़ नॉट डायरेक्टली पेड बाय द पर्सन जिसके ऊपर वो लगा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए कोई बिस्किट का पैकेट खरीदा, तो इनडायरेक्टली यू आर पेइंग टैक्स फॉर दैट बिस्किट पैकेट। लगा तो वो उसके ऊपर था जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, ठीक है, बट उसको अल्टीमेटली पे कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, एज अ कंज्यूमर हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड है, यानी कि डेस्टिनेशन पर, यानी जहाँ पर वो जा रहा है उसके ऊपर वो टैक्स लगेगा, ठीक है। मल्टी स्टेजेस हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ इवन टाइप्स ऑफ टैक्स, वो आगे मेंशन किया होगा, मैं बता देती हूँ। सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि सेंटर कलेक्ट करता है, स्टेट वाला स्टेट कलेक्ट करता है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड वाला दोनों के बीच में शेयर होता है, ठीक है। अच्छा, किसकी रिकमेंडेशन पे जीएसटी आया था, इट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विजय केलकर कमेटी, ठीक है। उसके बाद इसकी जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसको हेड कौन करती है, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। अभी कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन, ठीक है। जीएसटी काउंसिल यानी कुछ मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल में, एवरी स्टेट एंड यूटी हैव इट्स रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हर स्टेट से, हर यूटी से कुछ मेंबर्स आते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट वी हैव द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इज़ फ्रांस इन 1954। देखो कहाँ, मतलब कितना पहले वो लोग इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर चुके थे। इन्होंने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है, लाइक एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, ऑक्ट्रॉय, ठीक है, ये सारी चीज़ों को रिप्लेस किया है। द काउंसिल, जीएसटी काउंसिल इज comes under आर्टिकल 279A, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, आर्टिकल 279A। एंड द फर्स्ट स्टेट टू रेक्टिफाई जीएसटी बिल इज असम, ठीक है, यानी कि, और फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इज तेलंगाना। ये दोनों में डिफरेंस है। रेक्टिफाई करना मतलब बिल में चेंजेस लाना, बिल को इम्प्लीमेंट करना।
तो रेक्टिफाई का मतलब मैं आपको बता रही थी, दैट इज जब भी ऑफिशियल अप्रूवल मिल जाता है किसी भी बिल को, आपको पता होगा कोई भी बिल होता है अगर नेशनल लेवल का है तो क्या होता है, इट विल पास फ्रॉम लोकसभा देन राज्यसभा एंड देन उस पर प्रेसिडेंट साइन करते हैं और फिर वो बिल से क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो जो लास्ट अप्रूवल प्रेसिडेंट या फिर स्टेट में कौन देता है, गवर्नर देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। रेक्टिफिकेशन मीन्स द फाइनल अप्रूवल फॉर द बिल। ठीक है, तो ये सारे जीएसटी के फैक्ट्स थे। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द 8 कोर इंडस्ट्रीज। In July month, the 8 core industries got a growth of 2.1% in the July. It's in 8 core industries का IIP पे, that is Index of Industrial Production में कितना परसेंट वेट है, 40.27। ये भी कई बार पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए कि कितना परसेंटेज वेट रखते हैं, 40%, 40.27%। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि IIP जो है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अंडर हमारी कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज, अब IIP जो है इसका डाटा कौन रिलीज करता है, NSO करता है, जबकि 8 कोर इंडस्ट्रीज का डाटा कौन करता है, डाटा इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज कि 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने कई बार बताया हुआ, थोड़ा फिर से बता देती हूँ। 8 कोर इंडस्ट्रीज आर द बेसिक और द मेजर इंडस्ट्रीज जिसके बेसिस पर हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, जो वर्क कर रहा है। ठीक है, जिसमें कि इन सब का आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी है वो मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो इसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, दैट इज फर्न्स सी क्यूब। क्या है, फर्न्स सी क्यूब। तो फर्न सी क्यूब का क्या मतलब है, फ्रॉम F it is fertilizer, then electricity, then refinery, N for natural gas and then S for steel। बचे जो सी क्यूब मतलब C3 बार है, तो सीमेंट, क्रूड ऑयल एंड कोल। ठीक है, तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। ये डाटा सिर्फ मैं आपको इसलिए बता देती हूँ सो दैट यू नो कि व्हाट इज गोइंग इन द ट्रेंड। मेजरली जो आपको याद करना होता है वो ईयरली डाटा ही याद करना होता है, बट इससे हमारे कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा ब्रश अप हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको जो है हर मंथ का जो ये डाटा रिलीज होता है इसके बारे में भी बता देती हूँ। ठीक है, ओके। सो मूविंग ऑन टू IIP, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो IIP में आपको बता देती हूँ, दैट इज़ IIP का जो डाटा होता है वो हर 28 जो होता है, यानी 28 ऑफ द एवरी मंथ वो डाटा रिलीज होता है। ठीक है, जबकि कोर इंडस्ट्रीज़ का डाटा जो है वो हर मंथ में रिलीज होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज़ इज द MS स्वामीनाथन। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, दैट इज MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। ठीक है, इसके ऑथर है, ये आप पढ़ भी सकते हैं, प्रियंबदा जया कुमार। ठीक है, अब आपसे इस बुक, एक तो ये बुक पूछ सकते हैं कि ये किसने लिखी है, जो मैंने आपको ऑथर बता दिए हैं। सेकंड जो चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, हु इज़ MS स्वामीनाथन, कि इतना नाम जो है फेमस है तो कौन है, आपको पता होना चाहिए। ही इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये भी पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड वो कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है, इंडिया में कौन है, वर्ल्ड में कौन है, अभी ये 2023 में ही मरे थे। एंड ही ऑल्सो गॉट भारत रत्न अवार्ड, द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन आवर कंट्री, दैट इज भारत रत्न अवार्ड, ये भी उनको मिला था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। और उन्हें ये अवार्ड मिला कब था, भारत रत्न अवार्ड, ये भी आप लिख लीजिए, भारत रत्न अवार्ड इन 2024। ठीक है, नेक्स्ट, एंड आई मस्ट से इट इज़ द लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस वीक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंद्रनल भट्टाचार्य जो हैं उन्हें एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया है MPC का। तो मैंने आपको जब MPC पॉलिसी कराई थी, इसे लास्ट टू लास्ट वाले अगस्त वाले वीक में, आई गेस फर्स्ट ऑफ अगस्त में, तो मैंने आपको बताया था कि MPC में ना बच्चे 3 मेंबर्स होते हैं, 3 फ्रॉम RBI साइड एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड, एंड जिनका टेन्योर कितना होता है, 4 सालों का होता है। 3 मेंबर्स होते हैं लेकिन टेन्योर कितना होता है, 4 सालों का होता है। ठीक है, जिसमें कि RBI वाली साइड से वी हैव 3 पर्सन्स, दैट इज RBI गवर्नर। ठीक है, कौन है RBI गवर्नर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताएंगे। सेकेंड इज पूनम गुप्ता जो कि डिप्टी गवर्नर है, एंड थर्ड वन थे, जो पहले थे वो थे राजीव रंजन। ठीक है, जिनको रिप्लेस कर अब हमारे पास जो हैं उस कुर्सी पे आ गए हैं कौन, इंद्रनील भट्टाचार्य। ठीक है, और 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कौन कौन है, राम सिंह, सौगाता भट्टाचार्य। देखो भट्टाचार्य दोनों सेम है तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो इंद्रनील है और ये सौगाता है, एंड नागेश। ठीक है, तो
इस तरीके से आपको ये तीनों के नाम याद रखने हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है। एमपीसी के बारे में ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में बहुत कुछ बता चुकी हूँ, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, बस इतना आपको याद रखना है। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट न्यूज़, येस, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको थोड़ी बहुत भी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं देन डू लाइक शेयर, ठीक है, उनके साथ जिनको जनरली इन वीडियोज़ की नीड है। थैंक यू।